इस फोटो में ये दोनों पति पत्नी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इन्हें देखकर शायद ही किसी को लगे कि कुछ ही समय बाद इनके साथ इतनी खौफनाक घटना होने वाली है जिसकी गूंज पूरे इलाके में फैल जाएगी। बाहर से इनकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य और खुशहाल दिखाई देती थी, लेकिन इस मुस्कुराती तस्वीर के पीछे एक ऐसा खौफनाक राज छिपा था जिसे जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ये आदमी पहले से ही शादीशुदा था। इसके बावजूद इसने इस महिला को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया, उसका भरोसा जीता और फिर बड़ी बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसकी हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई। हत्या करने के बाद इस दरिंदे ने महिला के शव को पूरे 9 महीनों तक फ्रिज के अंदर छिपा कर रखा ताकि उसकी इस खौफनाक करतूत की भनक किसी को भी ना लग सके। लेकिन जब पुलिस ने इस केस की गहराई से जांच शुरू की तो ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए कि सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले में डर और सनसनी का माहौल फैल गया। इस घटना की शुरुआत मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित बैंक नोट प्रेस थाना क्षेत्र से होती है। इसी इलाके में इंदौर बाईपास के पास एक कॉलोनी है, वृंदावन धाम कॉलोनी। इसी कॉलोनी में धीरेंद्र नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसका मकान 2 मंजिला था। धीरेंद्र खुद पहली मंजिल पर रहता था, जबकि ग्राउंड फ्लोर किराए पर देने के लिए खाली रखा गया था। जुलाई 2024 में बलबीर सिंह नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ उस मकान के ग्राउंड फ्लोर में किराए पर रहने आया। परिवार के चारों सदस्य ग्राउंड फ्लोर के एक हिस्से में रहने लगे। उस हिस्से में एक छोटा कमरा, एक रसोई और एक बाथरूम था जो उनके रहने के लिए तय किया गया था। हालांकि उसी ग्राउंड फ्लोर पर सामने की तरफ एक बड़ा हॉल और एक मास्टर बेडरूम भी था, लेकिन दोनों कमरों पर ताला लगा हुआ था। जब बलबीर सिंह ने मकान मालिक धीरेंद्र से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि पहले जो किराएदार यहां रहते थे वो जाते समय इन कमरों को लॉक करके गए थे क्योंकि उनका कुछ जरूरी सामान अभी भी अंदर रखा हुआ है। धीरेंद्र ने यह भी कहा कि पुराने किराएदार जल्द ही वापस आएंगे, अपना सामान ले जाएंगे और उसके बाद उन कमरों के ताले खोल दिए जाएंगे। शुरुआत में बलबीर सिंह ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने परिवार के साथ सामान्य रूप से वहां रहने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, परिवार का सामान बढ़ने लगा और 4 लोगों के लिए वो जगह छोटी पड़ने लगी। ऐसे में बलबीर ने धीरेंद्र से कहा कि वो पुराने किराएदारों से संपर्क करके उनका सामान हटवा दे ताकि वो पूरे ग्राउंड फ्लोर का इस्तेमाल कर सके। बलबीर को लग रहा था कि उसने पूरा ग्राउंड फ्लोर किराए पर लिया है, इसलिए उसे सीमित जगह में रहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। दरअसल बलबीर केवल उसी हिस्से का किराया दे रहा था जिसमें वो अपने परिवार के साथ रह रहा था। सामने के बंद पड़े कमरे किराए का हिस्सा नहीं थे और वो अभी भी मकान मालिक के कब्जे में ही थे। असल में वो दोनों कमरे अभी भी आधिकारिक तौर पर पुराने किराएदार के कब्जे में थे। मकान मालिक धीरेंद्र उन कमरों का किराया बलबीर सिंह से नहीं ले रहा था क्योंकि वो कमरे उसे किराए पर दिए ही नहीं गए थे। लेकिन जब बलबीर ने बार बार उन कमरों को खाली करवाने की मांग की तो धीरेंद्र ने पुराने किराएदार को फोन किया। उसने कहा कि अब उसने ग्राउंड फ्लोर नए किराएदार को दे दिया है, इसलिए वो जल्द से जल्द आकर अपना सारा सामान ले जाए और कमरे खाली कर दे ताकि नए किराएदार पूरे फ्लोर का इस्तेमाल कर सकें। दरअसल पहले भी वो पुराना किराएदार हर 1-2 महीने में कभी कभार वहां आता था। वो कमरों का ताला खोलकर थोड़ा बहुत सामान ले जाता और फिर दोबारा ताला लगाकर चला जाता था, लेकिन वो कभी भी एक बार में अपना पूरा सामान नहीं ले गया। धीरेंद्र ने उसे कई बार समझाया कि वो एक ही बार में सारा सामान ले जाकर कमरों को पूरी तरह खाली कर दे, लेकिन पुराने किराएदार का कहना था कि जिस घर में वो फिलहाल रह रहा है वहां इतनी जगह नहीं है कि उसका पूरा सामान रखा जा सके। उसने धीरेंद्र से कहा कि जैसे ही उसे बड़ा मकान मिल जाएगा वो आकर अपना सारा सामान एक साथ ले जाएगा। इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार फोन पर बातचीत हुई, लेकिन इसके बावजूद पुराना किराएदार अपना सामान खाली करने के लिए तैयार नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक नए किराएदार जुलाई 2024 में वहां रहने आए थे, जबकि पुराने किराएदार ने उससे करीब 1-2 महीने पहले ही उन कमरों में ताला लगाकर अपना सामान छोड़ दिया था। दूसरी तरफ धीरेंद्र भी अपनी मर्जी से उन कमरों का सामान बाहर नहीं निकाल सकता था। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि पुराने किराएदार पर कई महीनों का किराया बकाया था। धीरेंद्र को डर था कि अगर वो सामान बाहर निकाल देगा
तो किराएदार अपना सामान लेकर बिना बकाया किराया चुकाए ही चला जाएगा। इसलिए उसने उसका सामान उन्हीं कमरों में रहने दिया। एक तरह से वो सामान उसके लिए सिक्योरिटी की तरह था। धीरेंद्र का फैसला साफ था कि जब भी पुराना किराएदार अपना सामान लेने आएगा, उससे पहले वो पूरा बकाया किराया वसूलेगा। अगर किराएदार किराया देने से मना करता तो वो उसका सामान अपने पास ही रखेगा। इस बारे में दोनों के बीच पहले ही बातचीत हो चुकी थी। पुराने किराएदार ने धीरेंद्र से वादा किया था कि जब तक उसका सामान उन कमरों में रखा रहेगा, तब तक जितना भी किराया बनेगा वो उसका पूरा भुगतान करेगा। उसने ये भी कहा था कि बिना पूरा बकाया चुकाए वो अपना एक भी सामान वहां से नहीं ले जाएगा। यानी जितने समय तक उसका सामान मकान में रहेगा, उतने समय का किराया जुड़ता रहेगा और पूरा हिसाब चुकाने के बाद ही वो अपना सामान वापस ले जाएगा। अब जनवरी 2025 आ चुकी थी। कई महीने बीत चुके थे, लेकिन पुराना किराएदार अब तक अपना सामान लेने नहीं आया था। इस बीच बलबीर सिंह और उसके परिवार के लिए जगह की कमी लगातार बढ़ती जा रही थी। एक दिन बलबीर ने मकान मालिक धीरेंद्र से कहा कि अब उन दोनों बंद कमरों के ताले तोड़ देना ही बेहतर होगा। उसने बताया कि 4 लोगों का परिवार इतने छोटे हिस्से में रहने को मजबूर है और बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। वो चाहता था कि उन कमरों में से एक को बच्चों के लिए स्टडी रूम बना दिया जाए, ताकि वो आराम से बैठकर पढ़ाई कर सकें। बलबीर ने धीरेंद्र को भरोसा दिलाया कि उनका इरादा पुराने किराएदार के सामान को छूने का बिल्कुल नहीं है। उसने साफ कहा कि सामान जैसे का तैसा उसी कमरे में रखा रहेगा। वो सिर्फ कमरे की खाली जगह का इस्तेमाल करेंगे और सामान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बलबीर की बात सुनने के बाद धीरेंद्र भी सोच में पड़ गया। वो खुद भी इस स्थिति से परेशान था। एक तरफ नए किराएदार सीमित जगह में रहने को मजबूर थे, तो दूसरी तरफ पुराना किराएदार महीनों से अपना सामान लेने नहीं आ रहा था। उसकी परेशानी भी जायज थी और नए किराएदार की मांग भी। काफी सोच विचार के बाद आखिरकार धीरेंद्र ने ताले तोड़ने की अनुमति दे दी। उसने बलबीर से कहा कि अगर सामान को बिना नुकसान पहुंचाए कमरे का इस्तेमाल किया जा सकता है तो ताले तोड़ दिए जाएं। इसके बाद 8 जनवरी 2025 की रात करीब 8:30 बजे बलबीर ने दोनों कमरों के ताले तोड़ने शुरू किए। जैसे ही पहला ताला टूटा और उसने कमरे का दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर वो कुछ पल के लिए ठिठक गया। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा फ्रिज रखा हुआ था, जिसे पूरी तरह सफेद कपड़े से ढक दिया गया था। उसके आसपास भी कुछ घरेलू सामान बिखरा पड़ा था। पहली नजर में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन बलबीर को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस सफेद कपड़े से ढके फ्रिज के अंदर ऐसा राज छिपा है जो कुछ ही देर में पूरे इलाके को दहला देने वाला था। जब बलबीर फ्रिज के थोड़ा और करीब गया तो उसने देखा कि फ्रिज अभी भी चालू था। उसे ये देखकर काफी हैरानी हुई। उसने सोचा कि पुराना किराएदार कितना लापरवाह रहा होगा, जो घर छोड़ते समय फ्रिज बंद करने के बजाय उसे लगातार चालू छोड़ गया। तभी बलबीर को एक और बात समझ में आई कि पिछले कई महीनों से उनके घर का बिजली बिल बहुत ज्यादा आ रहा था। वो और उसका परिवार इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं करते थे कि बिल इतना बढ़ जाए। अब उसे एहसास हुआ कि शायद यही फ्रिज कई महीनों से लगातार 24 घंटे चलता रहा था, जिसकी वजह से बिजली का बिल इतना ज्यादा आ रहा था। ये सोचकर उसने तुरंत फ्रिज का प्लग निकाल दिया और उसे बंद कर दिया। हालांकि उसने फ्रिज खोलकर अंदर देखने की कोशिश नहीं की। आखिर वो किसी दूसरे व्यक्ति का सामान था और उसे लगा कि बिना वजह उसमें दखल देना ठीक नहीं होगा। अब एक काम पूरा हो चुका था। दोनों कमरों के ताले टूट चुके थे। आगे सिर्फ सफाई करनी थी और धीरे धीरे सामान शिफ्ट करना था। ताले तोड़ने और फ्रिज बंद करने के बाद बलबीर अपने परिवार के साथ सोने चला गया। उधर जब मकान मालिक धीरेंद्र को पता चला कि कमरे खुल चुके हैं और अंदर अब भी पुराने किराएदार का सामान रखा हुआ है, तो उसने सोचा कि उसे इस बारे में तुरंत जानकारी देनी चाहिए। उसने कई बार पुराने किराएदार को फोन किया ताकि उसे बता सके कि कमरे खोल दिए गए हैं और अब वो आकर अपना सामान ले जाए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो लगातार फोन नहीं उठा रहा था और किसी भी तरह उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। अगले दिन यानी 9 जनवरी 2025 बलबीर और उसके परिवार ने दोनों कमरों की सफाई शुरू कर दी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचे जहां फ्रिज रखा हुआ था, वहां से एक अजीब और बेहद तेज बदबू आने लगी। पहले तो बलबीर को लगा कि शायद इतने महीनों तक कमरा बंद रहने की वजह से अंदर कोई चूहा, बिल्ली या कोई दूसरा जानवर मर गया होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने पूरे कमरे की अच्छी तरह सफाई करवाई,
लेकिन बदबू कम होने के बजाय और भी तेज होती चली गई। समय बीतने के साथ हालत और खराब होने लगी। 10 जनवरी तक उस कमरे से उठने वाली सड़ांध इतनी भयानक हो चुकी थी कि वहां कुछ देर खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था। बदबू पूरे घर में फैलने लगी थी और परिवार के लोगों का वहां रहना तक दूभर हो गया था। अब सभी के मन में यही सवाल उठ रहा था कि आखिर इस अजीब बदबू की असली वजह क्या है। लगातार बढ़ती बदबू की वजह जानने के लिए बलबीर एक बार फिर उस कमरे में गया। उसने पूरे कमरे का बारीकी से चेक किया, लेकिन शुरुआत में उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। फिर उसने एक एक चीज को ध्यान से देखना शुरू किया। तभी उसे एहसास हुआ कि वो तेज और अजीब बदबू दरअसल उसी फ्रिज के अंदर से आ रही थी। फ्रिज अब भी सफेद कपड़े से ढका हुआ था। कमरे की सफाई के दौरान भी किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया था और ना ही उसे खोलने की कोशिश की गई थी, क्योंकि सभी को लगता था कि वो पुराने किराएदार का निजी सामान है। उधर बदबू अब इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि पड़ोसी भी परेशान हो गए। धीरे धीरे लोग घर के बाहर इकट्ठा होने लगे और पूछने लगे कि आखिर इतनी भयानक सड़ांध कहां से आ रही है। जब सबका ध्यान उस फ्रिज की ओर गया तो लोगों को शक होने लगा कि बदबू उसी के अंदर से निकल रही है। ये सुनते ही पूरे मोहल्ले में डर फैल गया। पिछले कुछ समय से टीवी और अखबारों में फ्रिज के अंदर शव मिलने जैसी कई सनसनीखेज खबरें सामने आ चुकी थीं। इसलिए किसी ने भी खुद फ्रिज खोलने की हिम्मत नहीं की। लोगों ने तय किया कि अगर अंदर कुछ गंभीर निकला तो पुलिस की मौजूदगी जरूरी होगी। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। बलबीर ने पुलिस को पूरी घटना विस्तार से बताई। मामला सुनते ही पुलिस को भी शक हुआ कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसके बाद बिना देर किए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी। जैसे ही पुलिस ने फ्रिज का दरवाजा खोला, वहां मौजूद हर व्यक्ति के होश उड़ गए। फ्रिज के अंदर एक महिला का शव रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि शव कई महीनों से उसी फ्रिज के अंदर रखा हुआ था। समय बीतने के साथ अब उसमें सड़न शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से पूरे घर में वो अजीब बदबू फैल रही थी। ये सब देखकर बलबीर को भी समझ आ गया कि आखिर फ्रिज को महीनों तक लगातार चालू क्यों रखा गया था। संभव था कि हत्यारे ने जानबूझकर उसे ऑन छोड़ा था ताकि शव जल्दी खराब ना हो और लंबे समय तक किसी को इस खौफनाक राज की भनक ना लगे। पुलिस ने जब शव की बारीकी से जांच की तो पता चला कि महिला ने पूरे कपड़े पहन रखे थे और उसके शरीर पर सोने के गहने भी मौजूद थे। पहली नजर में ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यह हत्या लूटपाट या चोरी के इरादे से की गई हो, क्योंकि कीमती गहनों को छुआ तक नहीं गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। कुछ ही देर में पूरे इलाके में इस सनसनीखेज घटना की खबर फैल गई और मीडिया की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंचने लगी। उस समय मकान मालिक धीरेन्द्र किसी काम से इंदौर में था। जैसे ही उसे इस घटना की जानकारी मिली, उसे तुरंत वापस बुलाया गया और वो जितनी जल्दी हो सका देवास पहुंच गया। इधर पुलिस महिला की पहचान करने में जुटी थी, लेकिन इसमें ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि कॉलोनी के कई लोगों ने शव को देखते ही महिला की पहचान कर ली थी। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि मृतका का नाम प्रतिभा था और वो अपने पति के साथ इसी मकान के ग्राउंड फ्लोर पर किराए पर रहती थी। कॉलोनी के लोगों के अनुसार प्रतिभा बेहद शांत स्वभाव और हंसमुख महिला थी। वो सभी से आदर और प्यार से बात करती थी और हमेशा मुस्कुराकर मिलती थी। लोगों ने ये भी बताया कि प्रतिभा और उसके पति की कोई संतान नहीं थी। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि प्रतिभा सिलाई का काम करती थी। कॉलोनी में जिन लोगों को कपड़े सिलवाने होते थे, वो ज्यादातर उसी के पास जाते थे। वो अपने काम में काफी अच्छी थी और लोगों के बीच उसकी अच्छी पहचान थी। इसके अलावा प्रतिभा बेहद धार्मिक स्वभाव की महिला थी। मोहल्ले में जब भी कोई पूजा, भजन कीर्तन या धार्मिक आयोजन होता, वो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। कॉलोनी की महिलाओं ने पुलिस को एक और भावुक बात बताई। उनके अनुसार प्रतिभा अक्सर कहा करती थी कि उसका एक छोटा बेटा था, जिसकी करीब 2 साल की उम्र में बीमारी के कारण मौत हो गई थी। उस दुखद घटना के बाद उसे कभी दोबारा संतान नहीं हुई। अपने बच्चे को खोने का दर्द उसके दिल में हमेशा रहा, लेकिन इसके बावजूद वो मोहल्ले के बच्चों से बेहद प्यार करती थी। जब भी कहीं बाहर जाती, लौटते समय बच्चों के लिए चॉकलेट, टॉफियां या छोटी छोटी चीजें जरूर लाती और बड़े प्यार से उन्हें बांटती थी। यही वजह थी कि कॉलोनी के बच्चे भी उससे काफी घुल मिल गए थे। इसके बाद पुलिस ने पड़ोसियों से प्रतिभा और उसके पति के बारे में विस्तार से पूछताछ की। उन्होंने जानना चाहा कि दोनों का स्वभाव कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था
और क्या किसी ने उनके बीच कभी किसी तरह का विवाद देखा था। पूछताछ के साथ साथ पुलिस ने कमरे की भी बारीकी से तलाशी ली। जांच के दौरान वहां से कई तस्वीरें, डॉक्यूमेंट्स और जरूरी कागजात बरामद हुए। इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पुलिस को मृतका और उसके पति की पहचान की पुष्टि करने में मदद मिली। इसी दौरान मकान मालिक धीरेंद्र ने भी पुलिस को बताया कि पुराने किराएदार का नाम संजय था और मृतका प्रतिभा उसकी पत्नी थी। यही दोनों पहले इस मकान के ग्राउंड फ्लोर पर किराए पर रहते थे। धीरेंद्र ने बताया कि संजय और प्रतिभा जुलाई 2023 में उसके घर किराए पर रहने आए थे। उस समय उन्होंने अपने सभी जरूरी पहचान पत्र और दस्तावेज जमा कराए थे। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया था कि वो मूल रूप से उज्जैन के रहने वाले हैं। मकान मालिक के अनुसार संजय का काम ऐसा था जिसमें उसे अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था। नौकरी के सिलसिले में वो लगातार जगह बदलता रहता था और प्रतिभा भी हमेशा उसके साथ रहती थी। इसी दौरान काम के कारण दोनों मध्य प्रदेश आए और फिर धीरेंद्र के घर में किराए पर रहने लगे। धीरेंद्र ने आगे बताया कि जब ये दोनों पहली बार यहाँ रहने आए थे तब शुरुआती कई महीनों तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था। दोनों शांत स्वभाव के थे, किसी से कोई झगड़ा नहीं करते थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने कभी भी किराया देने में लापरवाही नहीं की थी। हर महीने समय पर किराया देते थे, इसलिए उन्हें लेकर मकान मालिक को कभी किसी तरह की शिकायत नहीं हुई। लेकिन मार्च 2024 आते आते अचानक सब कुछ बदल गया। आखिर ऐसा क्या हुआ, ये उस समय किसी को समझ नहीं आया। जिस दंपति का जीवन पहले सामान्य दिखाई देता था, उनके व्यवहार में अचानक बड़ा बदलाव आने लगा। सबसे पहले संजय ने घर का किराया देना बंद कर दिया। इसके कुछ समय बाद वो मकान छोड़कर कहीं चला गया, लेकिन उसने ना तो मकान मालिक को कोई जानकारी दी थी और ना ही अपना सामान पूरी तरह साथ ले गया था। जांच के दौरान पुलिस को ये भी पता चला कि प्रतिभा सिलाई का काम करती थी। कॉलोनी के कई लोग उसके घर आते जाते थे। कोई कपड़े सिलवाने आता था तो कोई तैयार कपड़े लेने। उसके काम की वजह से घर पर हमेशा लोगों की आवाजाही बनी रहती थी, इसलिए कॉलोनी के लोग उसे अच्छी तरह जानते थे। अब पुलिस ने प्रतिभा के बैकग्राउंड की पूरी जानकारी खंगालनी शुरू की। जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि साल 2016 के बाद से प्रतिभा ना तो अपने मायके गई थी और ना ही उसका अपने परिवार से किसी तरह का संपर्क रहा था। ये जानकारी पुलिस के लिए काफी अहम थी। इसके बाद उसके मायके वालों का पता लगाया गया और उन्हें पूछताछ के लिए मध्य प्रदेश बुलाया गया। उधर पुलिस ने संजय की तलाश के लिए भी एक टीम बनाई। अब जांच का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि संजय को ढूंढना और ये पता लगाना कि आखिर प्रतिभा की मौत कैसे हुई। इसी दौरान पड़ोसियों ने पुलिस को कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि जनवरी 2024 से संजय और प्रतिभा के बीच लगातार झगड़े होने लगे थे। शुरुआत में मामूली कहासुनी होती थी, लेकिन धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों की लड़ाई की आवाजें घर के बाहर तक सुनाई देने लगी। कई बार आसपास रहने वाले लोग भी उनकी चीख पुकार सुनकर परेशान हो जाते थे। पूरी कॉलोनी को ये बात पता थी कि पति पत्नी के बीच अक्सर गंभीर विवाद होते रहते हैं, लेकिन किसी ने भी उनके निजी जीवन में दखल देना उचित नहीं समझा। सभी को लगता था कि ये उनका पारिवारिक मामला है और वो खुद ही इसे सुलझा लेंगे। यही वजह थी कि ना किसी ने संजय से कुछ पूछा और ना ही प्रतिभा से ये जानने की कोशिश की कि आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या चल रहा है। इधर पुलिस ने प्रतिभा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, लेकिन फॉरेंसिक जांच में जो रिपोर्ट सामने आई उसने पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शव करीब 8 से 9 महीने पुराना था, यानी प्रतिभा की हत्या कई महीने पहले की जा चुकी थी और इतने लंबे समय तक उसका शव फ्रिज के अंदर छिपाकर रखा गया था। इसके बाद पुलिस ने एक बार फिर पड़ोसियों से विस्तार से पूछताछ की। पुलिस ये जानना चाहती थी कि उन्होंने प्रतिभा को आखिरी बार कब देखा था, वो किससे मिली थी और उस समय उसकी स्थिति कैसी थी। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने प्रतिभा को आखिरी बार 1 मार्च 2024 को उसके घर पर देखा था। उस दिन के बाद वो अचानक गायब हो गई और फिर कॉलोनी में किसी ने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। जब भी कोई पड़ोसी संजय से पूछता कि आखिर प्रतिभा कहाँ है, तो वो हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता। कभी कहता कि प्रतिभा की तबीयत काफी खराब है, इसलिए वो इलाज के लिए बेंगलुरु गई हुई है। वो लोगों को भरोसा दिलाता कि जैसे ही उसका इलाज पूरा हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगी और वापस लौट आएगी। लेकिन समय बीतने के साथ लोगों को एक अजीब बात महसूस होने लगी। संजय हर व्यक्ति को अलग अलग कहानी सुनाता था। किसी से कहता कि प्रतिभा अपनी बीमारी का इलाज कराने गई है,
किसी और से कहता कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए वो उनकी देखभाल के लिए गई है। वहीं कुछ लोगों को वो ये कहानी सुनाता कि प्रतिभा की माँ गंभीर रूप से बीमार है और वो उनके पास गई हुई है। संजय के बदलते हुए बयान लोगों के मन में धीरे धीरे शक पैदा करने लगे। आखिर अगर सच्चाई एक ही थी तो हर व्यक्ति को अलग अलग वजह क्यों बताई जा रही थी? पड़ोसियों ने पुलिस को यह भी बताया कि प्रतिभा का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वो बेहद मिलनसार महिला थी और अपनी हर छोटी बड़ी बात पड़ोसियों से साझा करती थी। अगर उसकी तबीयत खराब होती तो वो आसपास रहने वाले लोगों को जरूर बताती। अगर परिवार में किसी की तबीयत खराब होती या उसे कहीं बाहर जाना होता तो भी वो पहले ही सबको जानकारी दे देती। इतना ही नहीं, क्योंकि वो सिलाई का काम करती थी, इसलिए अगर उसे कुछ दिनों के लिए कहीं जाना होता तो वो अपने ग्राहकों को पहले ही बता देती कि कुछ समय तक सिलाई का काम बंद रहेगा, ताकि किसी को परेशानी ना हो। लेकिन 1 मार्च 2024 के बाद जो हुआ वह उसकी आदत और स्वभाव से बिल्कुल अलग था। वो अचानक बिना किसी को कुछ बताए गायब हो गई। न उसने किसी पड़ोसी को बताया, न अपने ग्राहकों को, और न ही किसी ने उसे घर से निकलते हुए देखा। यही बात धीरे धीरे लोगों के मन में शक पैदा करने लगी। हालांकि उस समय जब उन्होंने संजय से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया और यही मान लिया कि प्रतिभा किसी जरूरी वजह से बाहर गई होगी। लेकिन अब जब उसका शव उसी घर के फ्रिज से बरामद हो चुका था, तब सबको एहसास हुआ कि संजय की हर कहानी एक झूठ थी, जिसका मकसद सिर्फ एक भयानक सच को छिपाना था। कॉलोनी के कई लोगों ने प्रतिभा से संपर्क करने की भी कोशिश की। उन्होंने कई बार उसके मोबाइल पर फोन किया, लेकिन हर बार उसका नंबर बंद मिला। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद वो किसी ऐसी जगह गई होगी जहां नेटवर्क नहीं है या फिर इलाज में व्यस्त होगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और उसका फोन लगातार बंद ही रहा, लोगों का शक बढ़ने लगा। इसी दौरान संजय ने मकान का किराया देना भी बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद उसने मकान मालिक से कहा कि उसे दूसरी जगह एक बेहतर नौकरी मिल गई है और अब वो वहां शिफ्ट होने वाला है। उसने भरोसा दिलाया कि वो मकान खाली कर देगा, लेकिन फिलहाल उसका कुछ सामान कमरे में ही रहने देगा। उसने ये भी कहा कि जैसे ही नई जगह पर वो पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा और पर्याप्त जगह मिल जाएगी, वो वापस आकर अपना सारा सामान ले जाएगा। शुरुआत में मकान मालिक ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया, लेकिन समय बीतने के बाद जब नए किराएदार आने लगे और कमरे की जरूरत पड़ी तो उन्होंने कई बार संजय को फोन कर अपना सामान ले जाने के लिए कहा। हर बार संजय कोई ना कोई बहाना बना देता। कभी कहता कि वो काम में बहुत बिजी है, कभी कहता कि अभी आना संभव नहीं है, और हर बार किसी ना किसी बहाने से बात टाल देता। बाद में बलबीर ने भी पुलिस को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसने बताया कि घर छोड़ने के बाद संजय 1-2 बार वापस उस कमरे में आया था। वो ताला खोलकर अंदर जाता, कुछ देर तक कमरे में रहता और फिर बाहर निकलकर दोबारा ताला लगाकर चला जाता। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने कभी भी अपना पूरा सामान एक साथ नहीं निकाला। इन सभी बातों ने पुलिस का शक और भी गहरा कर दिया। अब जांच पूरी तरह संजय के इर्द गिर्द घूमने लगी। इसके बाद पुलिस ने संजय की तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। उसका कोई सुराग नहीं था और वो लगातार पुलिस की पहुंच से बाहर था। उधर प्रतिभा के माता पिता और उसके परिवार के बाकी सदस्य भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने शव की पहचान की और पुष्टि की कि वो प्रतिभा का ही शव था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। प्रतिभा के परिवार वालों ने उसका शव अपने साथ ले जाने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनके लिए प्रतिभा कई साल पहले ही मर चुकी थी और अब उनका उससे कोई रिश्ता नहीं बचा था। इसी बीच पुलिस ने संजय की तलाश तेज कर दी। आखिरकार उसे उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि संजय पहले से शादीशुदा था और उसके बेटे की शादी फरवरी 2025 में होने वाली थी। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो वो ज्यादा देर तक सच छिपा नहीं सका। आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने स्वीकार किया कि प्रतिभा की हत्या उसी ने की थी। संजय ने पुलिस को बताया कि उसने ये अपराध अकेले नहीं किया था। उसके अनुसार इस पूरी साजिश में उसका दोस्त विनोद, जो एक स्कूल में शिक्षक था, वो भी इसमें शामिल था। संजय का दावा था कि प्रतिभा की हत्या करने और सबूत छिपाने में विनोद ने भी उसका पूरा साथ दिया था। दरअसल संजय और प्रतिभा लगभग 5 साल से एक दूसरे को जानते थे। दोनों की मुलाकात एक दोस्त के जरिए हुई थी। शुरुआत में उनके बीच सिर्फ बातचीत होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई।
और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। साल 2016 से ही प्रतिभा अपने परिवार से अलग रह रही थी। परिवार के साथ उसके रिश्ते इतने खराब हो चुके थे कि गंभीर विवादों के बाद उसने अपना घर छोड़ दिया था। शुरुआत में उसके परिजनों ने उसे काफी तलाश किया, लेकिन जब उसका कोई पता नहीं चला तो धीरे धीरे उन्होंने उससे सारे रिश्ते खत्म कर लिए। इसी दौरान प्रतिभा की मुलाकात संजय से हुई। हालांकि संजय पहले से शादीशुदा था, लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। समय के साथ उन्होंने साथ रहने का फैसला किया। हालांकि संजय और प्रतिभा ने कभी कानूनी या सामाजिक रूप से शादी नहीं की थी। वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। जहां भी वो किराए पर रहने जाते वहां खुद को पति पत्नी ही बताते थे। दोनों ने कभी किसी मकान मालिक या पड़ोसी को ये नहीं बताया कि उनकी शादी नहीं हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि अगर लोगों को पता चल जाता कि वो बिना शादी के साथ रह रहे हैं तो शायद उन्हें आसानी से किराए पर घर नहीं मिलता। इसलिए हर नई जगह पर वो खुद को पति पत्नी बताकर ही मकान किराए पर लेते थे और सामान्य वैवाहिक जीवन का दिखावा करते थे। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। समय बीतने के साथ उनके रिश्ते में तनाव बढ़ता गया और यही तनाव आगे चलकर एक ऐसे दर्दनाक अंजाम तक पहुंचा जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। संजय और प्रतिभा लगभग हर 6 महीने में अपना किराए का घर बदल लिया करते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह संजय की नौकरी थी। उसकी नौकरी किसी एक जगह पर नहीं रहती थी। वो अलग अलग शहरों में काम करता था, जिसके कारण उसे बार बार जगह बदलनी पड़ती थी। इसी वजह से दोनों भी लगातार नए नए किराए के मकानों में रहने लगे। जब पुलिस ने संजय से पूछा कि आखिर उसने प्रतिभा की हत्या क्यों की, तो उसने बताया कि वो उससे परेशान हो चुका था। उसके मुताबिक दोनों के बीच आए दिन गंभीर झगड़े होते थे। छोटी छोटी बातों पर विवाद इतना बढ़ जाता था कि साथ रहना मुश्किल हो गया था। संजय ने बताया कि प्रतिभा को उसके पहले से शादीशुदा होने की सच्चाई भी पता चल चुकी थी। इसके बावजूद वो उससे रिश्ता खत्म करने को तैयार नहीं थी। संजय के मुताबिक प्रतिभा लगातार उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी। उसे डर था कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इसी डर और दबाव में आकर उसने अपने दोस्त विनोद के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच डाली। घटना वाले दिन विनोद उसके घर आया और पहले से बनाई गई योजना के तहत दोनों ने मिलकर प्रतिभा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शव का क्या किया जाए। उन्हें डर था कि अगर वो शव को बाहर ले गए तो किसी की नजर उन पर पड़ सकती है और वो पकड़े जा सकते हैं। तभी उनकी नजर कमरे में रखे फ्रिज पर पड़ी। उन्होंने तय किया कि शव को उसी के अंदर छिपा दिया जाए ताकि बदबू भी ना आए और किसी को इस वारदात का पता भी ना चले। इसके बाद उन्होंने फ्रिज को हाई कूलिंग मोड पर चालू रखा और प्रतिभा के शव को उसके अंदर छिपा दिया। वारदात के बाद विनोद वहां से चला गया, लेकिन संजय कुछ देर तक उसी कमरे में रुका रहा। बाद में उसने दूसरी जगह रहने का इंतजाम कर लिया। हालांकि उसने जानबूझकर अपना पूरा सामान कमरे से नहीं हटाया। उसने फ्रिज को चालू हालत में ही छोड़ दिया, कमरे पर ताला लगाया और वहां से चला गया। इसके बाद वो समय समय पर वापस उस कमरे में आता रहता था। उसका मकसद ये देखना था कि शव सुरक्षित है या नहीं, कहीं उससे बदबू तो नहीं आ रही और किसी को इस बारे में कोई शक तो नहीं हुआ। यही वजह थी कि पड़ोसियों और मकान मालिक को लगता रहा कि वो सिर्फ अपना सामान देखने या लेने आता है। पुलिस की पूछताछ में ये भी सामने आया कि संजय प्रतिभा से शादी नहीं करना चाहता था। वो पहले से शादीशुदा था, उसके बच्चे बड़े हो चुके थे और परिवार में बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थी। ऐसे में वो दूसरी शादी नहीं कर सकता था। पुलिस के अनुसार इसी वजह से उसने रिश्ता खत्म करने के बजाय प्रतिभा की हत्या करने का फैसला किया। दूसरी ओर पड़ोसी अक्सर दोनों के झगड़े सुना करते थे, लेकिन उन्हें यही लगता था कि ये पति पत्नी के बीच होने वाले सामान्य घरेलू विवाद हैं। किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि इन झगड़ों का अंत इतनी भयानक वारदात में होगा। प्रतिभा का शव कुछ समय तक अस्पताल की मोर्चरी में ही रखा रहा, क्योंकि उसके परिवार वालों ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में उसके एक रिश्तेदार ने आगे आकर शव की जिम्मेदारी ली और उसका अंतिम संस्कार कराया। उधर पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि संजय का साथी विनोद पहले से ही राजस्थान की एक जेल में किसी दूसरे मामले में बंद था। इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने राजस्थान पुलिस से संपर्क किया, कानूनी प्रक्रिया पूरी कर विनोद को अपनी हिरासत में लिया
और फिर संजय के साथ उसे भी अदालत में पेश किया गया। बाद में दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। यहीं पर इस दर्दनाक और सनसनीखेज मामले का अंत होता है। अगर आपने वीडियो को आखिर तक देखा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही सच्ची क्राइम स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।